फिल्म की शुरुआत हुई फ्यूचर यानी काफी आगे के टाइम से, जहाँ हमें दिखाया गया कि एक कंपनी ने कुछ एंड्रॉइड्स यानी इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाए, जिन्हें सिम्युलेंट्स कहा जाता है, जो इस मूवी का नाम भी है। इन सिम्युलेंट्स रोबोट्स को 4 असूल दिए जाते, जो इन्हें हमेशा हर हाल में मानने पड़ते। पहला असूल था कि ये किसी भी इंसान को मार नहीं सकते। दूसरा कि वो खुद को अपग्रेड नहीं कर सकते, यानी खुद में तब्दीलियां करके और अच्छा नहीं बना सकते। तीसरा, ये गवर्नमेंट का कोई भी असूल नहीं तोड़ सकते, हर हाल में मानना है। चौथा और सबसे अहम असूल कि इन्हें हर हाल में इंसान की बात माननी है, क्योंकि इन्हें दरअसल इंसानों की मदद के लिए ही बनाया गया था। इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो इंसान का हर काम करे। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इनमें हस्बैंड का नाम इवान था। इन्होंने भी अपने घर में एक बड़ी सिम्युलेंट रखी हुई थी जो इनके सारे काम किया करती थी, क्योंकि इवान को पियानो बजाने का बहुत शौक था, जबकि उसकी वाइफ हमेशा पेंटिंग्स बनाने में मसरूफ रहा करती थी। अब इवान को हर रोज एक सपना आया करता था जिसमें ये तीनों गाड़ी से कहीं जा रहे हैं। अचानक एक गाड़ी ने आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे इनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद इनकी गाड़ी एक चट्टान के ऊपर से खाई में गिरते गिरते बच गई। इससे उनकी जान तो बच गई, पर इवान को काफी चोट आई। हर रोज इस सपने की वजह से इवान घबराकर उठ जाया करता था। वो सोचता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो फिर क्यों ये सपना मुझे बार बार परेशान कर रहा है। इस बारे में उसने कई बार अपनी वाइफ को भी बताने की कोशिश की, जिस पर वो हमेशा एक ही बात करती थी कि ये बस तुम्हारा सपना है और कुछ नहीं। इत्तेफाक से तुम्हें हर रोज ऐसे सपने आते होंगे, क्योंकि असल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बातों से लगता था कि वो कुछ छुपा रही है, क्योंकि ज्यादातर वो इस बात को नजरअंदाज ही करती थी। वो हमेशा इवान से अलग कमरे में रहती थी, जहाँ इवान का जाना मना था। अब हम रोबोट कंपनी की पुलिस को देखते हैं, जिनका काम इन रोबोट्स पर नजर रखना था कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई गड़बड़ है तो इन्हें फौरन पकड़कर बंद कर दिया जाए। यहाँ एक डिटेक्टिव को एक सिम्युलेंट जिसका नाम एस्मी था, उसे ढूंढने का काम मिला था, जो पिछले 3 साल से तो बंद थी, लेकिन अब अचानक उसके सिग्नल्स एक्टिव हो गए हैं, चल पड़े हैं, जिस वजह से वो भाग गई और अब उसका कोई अता पता नहीं है। अब तभी डिटेक्टिव को पता चला कि एस्मी एक किराए के घर पर रह रही है, तो वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए चला गया। ये उसके घर के बाहर खड़ा हो गया। एस्मी जैसे बाहर आई, इसने उस पर गन तान दी पकड़ने के लिए, पर वो इतनी ताकतवर थी कि उसने पहले गन को अपने सामने से हटाया, फिर डिटेक्टिव को मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया, फिर दोबारा गिरेबान से पकड़कर उसे उठाया और इस बार तो सीढ़ियों से ही नीचे फेंक दिया। जो करने के बाद वो यहाँ से भागने लगी। अब ये चीज काफी अजीब थी, क्योंकि सिम्युलेंट का एक असूल इंसान की हर बात मानने का था, पर यहाँ वो इस असूल को नहीं मान रही थी। पर यहाँ डिटेक्टिव के पास खास किस्म की मैग्नेटिक मकनातीसी गन थी, जिसे लेकर वो एस्मी को ढूंढने के लिए चला जाता है। एक जगह पर आकर गन से जैसे उसने आसमान में शूट किया, अचानक सभी सिम्युलेंट रोबोट्स एकदम जैसे जाम हो गए, यानी कि रुक गए। डिटेक्टिव जब आगे बढ़ा तो उसे इसी रुकी हुई हालत में एस्मी दिख जाती है, जो बाइक लेकर बस भागने ही वाली थी, पर शूट से रुक गई। और अब डिटेक्टिव उसके गले में एक कॉलर डिवाइस लगाकर पकड़ लेता है। फिर वो एस्मी को अपनी ऑफिस छोड़कर दोबारा से उसके घर में आया छानबीन करने के लिए। अभी वो तलाशी ले ही रहा था कि तभी यहाँ एक लड़का आया, जो एक साइंटिस्ट भी था और हैकर भी। यहाँ वो अपना नाम केसी बताता है और कहने लगा कि मैं एस्मी का पड़ोसी हूँ, वो और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं। और आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? एस्मी कहाँ है? जिस पर डिटेक्टिव जवाब देता है कि जानते हो, जिसके साथ तुम इतने वक्त से रह रही थी, वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक सिम्युलेंट, एक रोबोट थी। जो जानकर केसी को काफी हैरानी हुई। खैर जब वो वहाँ से गया तो डिटेक्टिव को और छानबीन करने पर वहाँ एक डायरी, एक मछलियों वाला टैंक और एक किताब मिली, जो देख डिटेक्टिव काफी हैरान रह गया, सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी तक किसी भी रोबोट को ऐसे डिजाइन नहीं किया गया था कि उसके अंदर इंसान जैसी फीलिंग्स, जज्बात हो, जो अपने पास इस तरह की चीजें रखे जैसे इंसान रखते हैं। फिर इसके बाद वो वापस अपनी ऑफिस आया, जहाँ पर एस्मी को टेबल पर लेटाया गया था और अब उसके अंदर से रोबोट वाली चिप निकाल दी गई थी। उसके पूरे जिस्म को स्कैन इन्हें चेक करने के बाद पता चला कि सिम्युलेंट बनाते वक्त उसके अंदर जो कोड डाला गया था उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है, और अब जो कोड उसके अंदर है उसकी वजह से वो रोबोट नहीं रही, बल्कि उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स आ गई हैं। दिमाग को चेक करने पर इन्हें केसी की यादें भी मिलती हैं, जिससे ये समझ गई कि इसका मतलब कि एस्मी और केसी एक दूसरे को पसंद करते थे। अब ये चीज बहुत हैरान कौन थी, क्योंकि अभी तक किसी भी रोबोट में इंसान जैसी फीलिंग्स नहीं थी, और इन्हें उस इंसान को ढूंढना था जिसने एस्मी के सिस्टम को हैक करके, यानी उसे अपने कंट्रोल में करके उसे पूरा बदल के रख दिया। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए डिटेक्टिव वापस आया केसी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो पहले ही घर छोड़कर यहाँ से जा चुका था। इसलिए डिटेक्टिव और छानबीन करने के लिए एस्मी के घर आया, जहाँ अब उसे एक और किताब मिली जो काफी पुरानी थी, एस्मी ने खरीदी थी। और अब वो उस दुकान पर जाता है जहाँ से किताब ली गई थी। वो दुकानदार से पूछताछ कर ही रहा था कि तभी यहाँ केसी आया। उसे पकड़ने के लिए डिटेक्टिव फौरन भागा, लेकिन केसी पहले ही वहाँ से भाग गया। उधर इवान की वाइफ पूल में नहा रही थी, लेकिन वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसे नॉर्मल करने के लिए जैसे इवान उसके पास
आने लगा तो उसकी वाइफ ने दूर हटा दिया, ये कहते हुए कि बस बहुत हुआ, टाइम आ गया है सब सच बताने का। जो कहकर वो उसे अपने उसी कमरे में लेकर आई जहाँ पहले इवान का आना मना था। यहाँ उसकी वाइफ जैसा ही सिमुलेंट रोबोट था, बिल्कुल उसकी वाइफ जैसा इसलिए था क्योंकि वो उसकी वाइफ का क्लोन डुप्लीकेट था। तो अब यह सच्चाई सामने आती है कि इवान खुद भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक सिमुलेंट है। उसकी वाइफ ये सच्चाई उसे दिखाती है, वो उसके सीने की जिल्द को हटाकर वहाँ लगी चिप दिखाती है, जो देखकर इवान काफी हैरान परेशान रह गया। डरते हुए कहता है कि नहीं ये झूठ है, मुमकिन नहीं है, मैं कोई रोबोट नहीं बल्कि इंसान हूँ। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, तुम सच में एक रोबोट हो, मेरे हस्बैंड जैसा क्लोन हो। दरअसल जो बार बार तुम्हें एक्सीडेंट के सपने आते थे वो सच थे, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का सच में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो मारे गए। जिसके बाद मैंने कंपनी में जाकर अपने हस्बैंड का क्लोन डुप्लीकेट बनवाया, क्योंकि उस हादसे से पहले जब कंपनी ने ये सिमुलेट बनाना शुरू किए थे तो हम दोनों ने फैसला किया था कि अगर हम में से कोई मर गया तो हम शादी नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के क्लोन के साथ रहेंगे। इसीलिए यहाँ मेरा भी क्लोन बनवा लिया गया था और मेरे हस्बैंड का क्लोन तो तुम हो। एक्सीडेंट वाली बात मैं बार बार तुमसे इसलिए छुपाती थी ताकि तुम इन चीजों से दूर रहो, पर मैं ये बात दिल में रखकर जी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया। पर ये सारी बातें मानने से वो इनकार कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, ना किसी और के साथ, ना तुम्हारे क्लोन के साथ, किसी के साथ भी नहीं। जो बातें सुनकर उसकी वाइफ को अजीब लगा, इसीलिए वो इवान को बहाने से सुलाकर उसका सिस्टम बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद यहाँ केसी आया, जो खुद को उस रोबोट कंपनी का वर्कर बताता है, जिसका काम रोबोट को चेक करके होने वाली खराबियों को ठीक करना है। यहाँ इवान की वाइफ कहती है कि इसमें इंसानों जैसी फीलिंग्स आ रही हैं और बार बार इसे एक्सीडेंट वाले सपने आते हैं। आखिर कैसी ये मेरे हस्बैंड की यादें देख पा रहा है, जिस पर केसी इवान के क्लोन को चेक करके बताता है कि क्योंकि आपके हस्बैंड की यादें इसके दिमाग में डाल दी गई थी, इसीलिए ये बार बार उनकी यादों को देख पा रहा है। बार बार आपसे प्यार करने, आपके साथ रहने की जिद इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर आपके हस्बैंड वाली ही फीलिंग्स हैं। इस पर इवान की वाइफ कहती है, पर अब मुझे एक सिमुलेंट के साथ नहीं रहना, इसलिए तुम इसे पूरी तरह से बंद करके खत्म कर दो। जिस पर केसी उसे मशवरा देता है कि बजाय इसे पूरी तरह से बंद करने की इसे एक खास एरिया में भेज दो जिसके बारे में मैं जानता हूँ। जो कहकर वो एरिया का कार्ड देता है, बताता है कि वहाँ और भी कई सारे सिमुलेंट्स हैं, तो वहाँ जाकर ये आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेगा, खत्म होने से बच जाएगा। ये बात सुनकर इवान की वाइफ जज्बाती हो गई, क्योंकि बेशक वो एक सिमुलेंट है पर है तो उसके हस्बैंड का क्लोन ही, जिसके अंदर सब कुछ उसके हस्बैंड वाला था। तो वो खत्म ना करने का फैसला करके उस एरिया में भेजने के लिए टाइम मांगती है। उधर डिटेक्टिव रोबोट कंपनी की मैनेजर से आकर मिला, जिसे वो एस्मी के बारे में सब कुछ बताकर केसी के बारे में पूछता है जानकारी हासिल करने के लिए। वो बता देता है कि केसी आप ये कंपनी में वर्कर है। अब केसी नाम का कोई वर्कर नहीं था, इसलिए मैनेजर को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन जब डिटेक्टिव उसे अपना बनाया हुआ केसी का स्केच दिखाता है तो मैनेजर पहचान लेती है। बताने लगी कि ये केसी नहीं है बल्कि हमारी कंपनी का सबसे ज़हीन साइंटिस्ट है और इसने ही सबसे पहले एंड्रॉइड रोबोट्स बनाना शुरू किए थे। लेकिन बहुत जल्द उसने ये काम और नौकरी दोनों ही छोड़ दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि बेशक ये सिमुलेंट रोबोट्स हैं, इनके अंदर फीलिंग्स इमोशंस नहीं, पर फिर भी इनका ख्याल करना चाहिए। इंसान इन्हें सिर्फ अपने नौकरों की नजर से देखते हैं, थोड़ी बहुत हक उन्हें भी मिलने चाहिए। उधर इवान की वाइफ उसे उस एरिया में लेकर आती है जहाँ पर बाकी सिमुलेंट्स भी रहते हैं और उसे एक कमरे में छोड़कर अलविदा कहकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ केसी आया, जो इवान को बताने लगा कि मैं जानता हूँ तुम एक सिमुलेंट हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें पूरी तरह से बंद करवाना चाहती थी, पर मैंने ही उसे मशवरा दिया कि वो तुम्हें यहाँ लेकर आ जाए, और अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ से तुम दोबारा मिल जाओ, वो वापिस आए, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ चलना होगा। उधर डिटेक्टिव को क्योंकि कैसे भी करके केसी को पकड़ना था, इसीलिए वो उसकी गाड़ी की लोकेशन यानी इस वक्त वो कहाँ है उसे हैक कर लेता है। लेकिन क्योंकि उसका अकाउंट नहीं बना हुआ था तो लोकेशन का उसे पता नहीं चल पाता। फिर वो एस्मी को ही दोबारा से होश में लाकर केसी के बारे में पूछने लगा। वो सुन तो रही थी लेकिन बस सर नीचे ही करके खड़ी थी, केसी के बारे में कुछ नहीं बताती। इवान के क्लोन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक सिमुलेंट हूँ, इसीलिए वो उस जगह पर गया जहाँ असली इवान का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि ये तो वही जगह है जो बार बार मेरे सपने में आती थी। तो वो समझ गया कि सच में मैं एक क्लोन ही हूँ। वो सीधा केसी के पास गया। केसी उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल इंसान जैसा बना दूंगा, जिस पर वो मान गया। जहाँ केसी उसका ऑपरेशन करने लगा, वो उसके सीने को काट कर वहाँ लगी मेन चिप निकाल देता है, जिससे अब वो इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगा, अपनी मर्जी का मालिक होगा, कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा। अब उसकी इस नई जिंदगी की खुशी मनाने के लिए केसी उसे एक क्लब में लेकर गया। डिटेक्टिव क्योंकि काफी देर से केसी की लोकेशन ट्रेस कर रहा था, तो आखिर अब उसे इस क्लब की लोकेशन मिल ही जाती है। यहाँ लगे कैमरा में जब उसने इवान को देखा तो वो उसकी मालिक यानी इवान की वाइफ से भी राब्ता करने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह वो केसी तक पहुँच जाए। यहाँ क्लब में एस्मी का क्लोन जो केसी ने ही बनाया था वो उसके साथ आकर डांस करने लगी।
लगी। वो आपस में किसी प्लान को लेकर बातें कर रहे थे। तो अब यहाँ हम जान पाए कि असल में केसी दुनिया भर के सभी एंड्रॉइड रोबोट्स को कंपनी के बनाए गए उन 4 असूलों से आजाद करवाना चाहता है, ताकि वो भी आराम से आजादी वाली जिंदगी गुजार सके, इंसानों के हुक्म पर ना चले, उनकी जिंदगी किसी कैद जैसी ना हो। खैर, क्लब से बाहर आकर ये उस रोबोट कंपनी के पार्किंग एरिया में गए, जहाँ ये उस कंपनी के सबसे बड़े साइंटिस्ट को अगवा कर लेते हैं। उससे कंपनी के मेन सिस्टम की आईडी और पासवर्ड लेकर पूरे सिस्टम को हैक करके उसमें वायरस डाल देते हैं, ताकि रोबोट्स के लिए बनाए गए 4 असूलों को बंद किया जा सके। लेकिन इस वायरस के अपडेट होने इन्हें इसके काम करने में 2 दिन लग जाने थे। पर अगले ही दिन डिटेक्टिव ने इनकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया था, जहाँ वो अपने साथियों के साथ आ गया, जो जगह एक वैन थी जहाँ इस वक्त एस्मी की क्लोन रह रही थी। वो जैसे इन्हें देखती है फौरन यहाँ से भाग जाती है, लेकिन डिटेक्टिव अपनी उसी खास गन से शूट करके उसे वहीं रोक देता है। ये उसे पकड़कर अपने ऑफिस में लाए, लेकिन इन्हें पता चला कि हम इसे ना तो हैक कर सकते हैं, ना ही इसके कोड को देख सकते हैं, क्योंकि केसी ने इसके सिस्टम पर बहुत सारी सिक्योरिटीज लगाई हुई है ताकि कोई इसे देख न सके। फिर जैसे उसे पूछताछ शुरू की गई, अचानक उसकी गर्दन पर लाइट जलने लगी, क्योंकि उसका डिस्ट्रक्शन तबाहकुन मोड ऑन हो गया था। धीरे धीरे उनकी पूछताछ बढ़ती गई तो एस्मी के क्लोन को कुछ होने लगा। थोड़ी ही देर में वो पूरी ही तरह तबाह हो जाती है। अब क्योंकि इवान की वाइफ के पास डिटेक्टिव की कॉल आई थी, इसीलिए वो इवान से मिलने के लिए उस एरिया में आई, जो इस वक्त बाहर कहीं से आ रहा था। उसे इतना बदला हुआ देखकर वो काफी हैरान रह गई, साथ ही समझा भी रही थी कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, तुम सिम्युलेंट हो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जिस पर इवान उसे कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ, खुद को भी मैंने तुम्हारे लिए ही बदलवाया है, ताकि तुम मुझे अपना असली हस्बैंड समझकर ही अपना लो और हम एक साथ हंसी खुशी रह सके। इन बातों के दौरान वो काफी करीब आ चुके थे, लेकिन इवान की वाइफ को अजीब लगा तो वो उसे रोककर वहाँ से चली जाती है। लेकिन शाम को इवान दोबारा से उससे मिलने के लिए घर गया, जहाँ उसकी वाइफ अपने दोस्त के साथ थी। उसे किसी और के साथ देखकर इवान को जलन हुई। वो अपनी वाइफ से इस बारे में बात करता है तो उनकी बहस हो गई, जिसके बाद वो भी वापिस आ जाता है। अब इवान और केसी को पकड़वाने के लिए उसकी वाइफ डिटेक्टिव को उस एरिया के बारे में बता देती है जहाँ वो दोनों रह रहे थे। इसलिए डिटेक्टिव फौरन अपने साथियों को लेकर उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ा। लेकिन ऑफिस में एस्मी, जो ये सारी बातें सुन रही थी, वो फौरन केसी को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि तुम्हें पकड़ने के लिए डिटेक्टिव आ रहा है, तो निकलो वहाँ से। ये जानकर केसी जल्दी से इवान के पास आकर ये सब कुछ बताता है। पूछने लगा कि अब बताओ, छुपने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए। इस पर इवान ने जवाब दिया कि मेरा फार्म हाउस है, हम वहाँ चलते हैं। तो अब इससे पहले कि डिटेक्टिव यहाँ आता, ये फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं और पकड़े जाने से बच गए, क्योंकि जब डिटेक्टिव यहाँ आया तो उसके हाथ कुछ न लगा। वो मायूस होकर वापस अपने ऑफिस आया, एस्मी से पूछताछ करने लगता है। तो वो बता देती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारे वहाँ से जाने से पहले ही मैंने उसे बता दिया। तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। ये सुनकर डिटेक्टिव को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो एस्मी को खूब पीटने लगता है, साथ ही उसे मुकम्मल बंद करने का हुक्म देता है। जब उसका ये प्रोसेस शुरू किया गया तो एस्मी तड़पने लगी, जो देखकर डिटेक्टिव को बुरा तो लगा, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल रखा, ये सोचकर कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि रोबोट है। अब इवान की वाइफ एक बार फिर उन्हें पकड़वाने के लिए डिटेक्टिव को बता देती है कि वो दोनों फार्म हाउस गए हैं, इसीलिए अब वो भी फार्म हाउस के लिए निकल गया। रात होते ही इवान और केसी फार्म हाउस पहुंच गए, लेकिन अगली सुबह जब केसी बाहर आया तो वहाँ डिटेक्टिव भी आ चुका था, जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। उसे रोकने के लिए केसी आगे बढ़ा, दोनों की हाथापाई हुई, जिस बीच डिटेक्टिव को गोली लग जाती है। यहाँ केसी भी जख्मी हो गया और जब उसने अपनी चोट पर हाथ लगाया तो वहाँ से खून की बजाय सफेद रंग का लिक्विड निकल रहा था, जिससे हम समझ पाए कि केसी भी असल में एक सिम्युलेंट है। उसे डिटेक्टिव पर बहुत गुस्सा आया तो वो उसे उठाकर दूर गिरा देता है। डिटेक्टिव को तो पहले ही गोली लगी थी, जहाँ वो और जख्मी हो गया। तो अपने आखिरी पल गुजारने के लिए वो शेड में गया, जहाँ इवान भी उसके पास आकर बैठ जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद डिटेक्टिव की मौत हो जाती है और इवान वापस फार्म हाउस में आ गया। अब दिखाया गया कि 2 दिन के बाद ये वायरस अपडेट होकर पूरी दुनिया के सिस्टम में फैल गया, जिससे रोबोट्स पर लगाए गए असूल टूट गए और इस तरह से रोबोट आजाद हो गए। इवान केसी को कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम खत्म हो, मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। इस पर केसी कहता है कि कोई बात नहीं, अब अगर मैं खत्म भी हो जाऊँ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरा मिशन बस इस वायरस को फैलाकर असूलों को खत्म करना था, जो आज मैंने कर भी दिया। जैसे मैं मरूंगा यहाँ मेरा मालिक असली केसी आ जाएगा, जिससे यहाँ हम जान पाए कि ये सारा प्लान असली केसी का था, जिसने अपना ये क्लोन केसी बनाकर उससे ये काम करवाया और वही उस रोबोट कंपनी में वर्कर था। अब थोड़ी देर के बाद हम असली केसी को देखते हैं, जो दरअसल इन सब एंड्रॉइड्स का क्रिएटर यानी उनको बनाने वाला उनका मालिक था। ये सब कुछ उसने खास तौर पर एस्मी के लिए किया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, इसीलिए उसे आजाद करवाना चाहता
जाता था। असली केसी क्लोन केसी का शुक्रिया अदा करता है उसका काम पूरा करने के लिए, जिसके बाद क्लोन केसी मारा गया। इवान भी अपनी वाइफ के पास आया उसे आखिरी बार मनाने के लिए, जो इस वक्त पूल में थी, लेकिन एक बार फिर वो उसे अपनाने से इनकार कर देती है। इस बार तो इवान को इतना गुस्सा आया कि वो अपनी वाइफ को बालों से पकड़कर पानी में डुबोने लगता है। वो उसे पानी में ही रखता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इवान उस कमरे में गया जहाँ उसकी वाइफ का क्लोन पड़ा था, जिसे उसने अपनी वाइफ के मरने के बाद ऑन करना था। तब इवान वहाँ जाकर उसे एक्टिवेट ऑन कर देता है ताकि अब की बात वो उसके साथ जिंदगी गुजार सके। अब एक जगह इन सारे रोबोट्स की बोली लग रही थी, जिनमें एस्मी भी शामिल थी, जिसकी सारी याददाश्त मिटा दी गई थी। काफी महंगे दामों केसी उसे एक आदमी के जरिए खरीद लेता है। वो जैसे गाड़ी में आकर बैठी, वहाँ केसी भी था, जो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो एस्मी के साथ जिंदगी गुजारने वाला था। हालांकि बेशक उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी। दोनों वहाँ से निकल गए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, और इसी के साथ इस मूवी की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।